हेलो बच्चों, वेलकम टू शालिनी ओब्लिकस चैनल। तो आज हम सीखेंगे 8th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस का 4th लेसन, जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। इसके पहले के वीडियोस जो अपलोड किए हुए हैं वो आप देख लीजिएगा। अगर नहीं देखिए हैं तो आपको प्लेलिस्ट में ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और इसके पहले के भी सारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और आपका सपोर्ट हम पे ऐसे ही बरसाते रहना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे 4th लेसन के साथ, जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। तो फर्स्ट हमें दिया है रीड आउट द न्यूज़ इन अ लोकल न्यूज़पेपर। तो ये जो कटआउट है ये शायद लोकल न्यूज़पेपर का है और हमको उसमें से न्यूज़ पढ़ना है। मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज हैज़ बीन सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड द एक्सटेंट ऑफ चाइल्ड मैरिजेस हैव रिड्यूस्ड बाय 50%. The workers in this movement worked very consciously. Workers from the movement against dowry also helped them. Now, there is a need to start a drive against malnutrition because poverty and malnutrition are two important problems to be taken on priority basis. तो ये जो है इसमें दो से ज़्यादा एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस किया गया है। सबसे पहला प्रॉब्लम तो है जो है चाइल्ड मैरिज, और ये जो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट मूवमेंट है, मतलब बाल विवाह नहीं करवाने के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अभी तक, और आपको पता होगा ही कि इंडिया में जो है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन लीगल एज फॉर मैरिज फॉर गर्ल्स इज़ 18 एंड बॉयज़ इज़ 21, ठीक है। तो उससे अगर कम उम्र में, उसके नीचे उम्र में अगर शादी किया जाता है तो उसे बाल विवाह कहते हैं। तो अगर वो एज जो है मेजॉरिटी अटेन करने के बाद अगर शादी की जाती है तो वो वैलिड मैरिज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट जो मूवमेंट था, बाल विवाह के विरुद्ध जो मूवमेंट था, जो उन्होंने आंदोलन किया था, वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है, और 50% तक जो है चाइल्ड मैरिजेस कम हो चुकी है। और इसमें जो वर्कर्स थे, जो भी इसमें काम कर रहे थे, जो पार्टिसिपेट किए थे इस मोमेंट में, आंदोलन में, वो बहुत ज़्यादा प्रभावी तरीके से और बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, ठीक है। वर्कर्स फ्रॉम द मूवमेंट अगेंस्ट डावरी ऑल्सो हेल्प देम। तो डावरी के अगेंस्ट मतलब दहेज प्रथा के अगेंस्ट, उसके खिलाफ जो मूवमेंट था, उसमें जो वर्कर्स थे वो लोग भी क्या कर रहे थे, इनका सपोर्ट कर रहे थे। मतलब जो चाइल्ड मैरिज के विरुद्ध जो आंदोलन कर रहे थे उनको सपोर्ट मिल रहा था, किससे? जो डावरी के अगेंस्ट आंदोलन कर रहे हैं उनसे। Now there is a need to start drive against malnutrition because poverty and malnutrition are two important problems. तो यहाँ पे जो है चाइल्ड मैरिजेस का जो ड्राइव है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा था, और डावरी का जो है उसके अगेंस्ट भी ऑलरेडी मूवमेंट एग्जिस्टिंग है, ये हम लोग को समझ में आया है। लेकिन अभी उन्होंने क्या कहा है, लेकिन अभी किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए और मूवमेंट होना चाहिए? मालन्यूट्रिशन के लिए एंड पावर्टी के लिए, क्योंकि माल न्यूट्रिशन और पावर्टी क्या है, दो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जिनको हमको प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व करना है। तो माल न्यूट्रिशन का मतलब है कुपोषण, और पावर्टी का मतलब है गरीबी, ठीक है। तो कुपोषण मतलब जिन बच्चों को, जिन लोगों को खाना पीना नहीं मिलता है अच्छे से, टाइम टू टाइम न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता, या कोई केसेस में फूड ही नहीं मिलता है, वैसे बच्चे क्या हो जाते हैं, कुपोषित हो जाते हैं। दे लैक इन न्यूट्रिएंट्स, दे लैक इन हेल्थ। इसके वजह से क्या होता है, उनका फूड रिक्वायरमेंट जो है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, वो रीच नहीं हो पाता। तो उसकी वजह से जो बीमारी होता है उसको माल न्यूट्रिशन कहते है, ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन और पावर्टी जो है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जिसको हमें प्रायोरिटी बेसिस पे लेना है, ऐसा इसमें बोला है। और उसके लिए हमको ड्राइव ऑर्गेनाइज करना है, ड्राइव स्टार्ट करना है। इन द अबव न्यूज़पेपर आइटम डिफरेंट मोमेंट्स आर इंक्लूडेड, कैन यू एक्सप्लेन देयर मीनिंग? तो जो ऊपर जो आर्टिकल है इन द ब्लू कॉलम, उसमें क्या बोला है, अलग अलग जो है मोमेंट्स इंक्लूड किए गए हैं। तो क्या आप उनका मीनिंग बता सकते हो क्या? तो मैंने जैसे रीड किया वैसे ही मैंने आपको सबका मतलब बता दिया है, आप उसका मतलब आराम से लिख सकते हो। दिस न्यूज़ डील्स विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स, आर मोमेंट्स रिलेटेड टू ओनली वन इशू। तो ये जो है सारे ये जो न्यूज़ है वो अलग अलग सब्जेक्ट से क्या करते हैं, डील करता है।
लेकिन आर मोमेंट्स रिलेटेड टू ओनली वन इशू, लेकिन क्या मोमेंट जो है वो सिर्फ एक इशू के लिए है क्या? एक्चुअली मेन इनका मुद्दा है कि सिर्फ चाइल्ड मैरिज के मोमेंट के अगेंस्ट जो मोमेंट हुआ है उसके बारे में इन्होंने बात की है, लेकिन इसमें एक और मोमेंट है जिससे चाइल्ड मैरिज वाले मोमेंट को सपोर्ट हुआ, दैट इज़ डाउरी। तो यहाँ पे 2 मोमेंट है, और आगे जो फ्यूचर मोमेंट है उनकी भी बात की गई है, दैट इज़ फॉर माल न्यूट्रिशन एंड पावर्टी। ठीक है, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट पर डील कर रहा है क्या? नहीं। एक ही इशू पे है क्या? नहीं, इसमें काफ़ी इश्यूज है। इफ़ डिफरेंट मोमेंट्स कोऑपरेट विथ ईच अदर विल दे बी मोर इफेक्टिव। तो जैसे इन्होंने कहा है कि अगर अलग अलग जो मोमेंट्स है वो क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ। मतलब जैसे अभी दहेज वाले आंदोलन के लोगों ने जो है, वर्कर्स ने बाल विवाह के आंदोलन के वर्कर्स को सपोर्ट किया। ठीक है, तो क्या हो गया, उसकी वजह से बहुत इफ़ेक्टिव रहा मूवमेंट, क्योंकि लोग ज़्यादा बढ़े, पार्टिसिपेंट ज़्यादा बढ़े, अग्रेशन ज़्यादा बढ़ा, मांगे बढ़ी लोगों की। वैसे ही क्या हो गया, इफ़ेक्टिव हो गया मूवमेंट, और क्या हो गया 50% तक जो है, 50% तक 50% जो है चाइल्ड मैरिज में घटौती आ गई है ना। तो वैसे ही उन्होंने पूछा है कि अगर अलग अलग मूवमेंट्स जो है वो कोलैबोरेट करे एक दूसरे के साथ, कोऑपरेट करे एक दूसरे के साथ, और साथ में चलाए जाए, तो क्या वो इफ़ेक्टिव होंगे? तो आपको क्या लगता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। In the last chapter, we got information about the national and regional parties. तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने नेशनल और रीजनल पार्टीज के बारे में सीखा। पॉलिटिकल पार्टीज compete for political power. पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पॉलिटिकल पावर के लिए compete करती है। They win elections and try to resolve the problems of the common men. वो इलेक्शंस जीत के आते हैं और जो है आम इंसानों के, आम लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने में मदद करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जनरली अडॉप्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव। दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन जस्ट वन पर्टिकुलर इशू। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव यूज़ करती है। मतलब काफ़ी सारे जो है चीज़ों को ध्यान में रखकर, कंसिडर करके वो वैसे पर्सपेक्टिव को वो क्या करती है, यूज़ करती है। मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वो क्या नहीं कर सकते, सिर्फ कंसंट्रेट नहीं कर सकते। अगर लोगों का वेलफेयर है तो उनको वेलफेयर एज अ टोटल वेलफेयर उनको देखना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सब कुछ मिलाकर देखना पड़ेगा। सिर्फ अगर रोड्स ख़राब है तो क्या वो सिर्फ रोड्स पे फोकस करके आएंगे क्या? नहीं, रोड्स ख़राब है, पानी का प्रॉब्लम है, यहाँ पे लोगों का हाइजीन का प्रॉब्लम है। ठीक है, समझिए कहीं पे जो है टॉयलेट्स जो है बनाए नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, पब्लिक टॉयलेट्स जो है टूटे फूटे हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है ना। फिर पानी का इश्यू हो गया, गंदगी का हो गया, फिर लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में ज़्यादा है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बढ़ाई जाए, ऐसा उनको टोटल जो है कंसिडर करना पड़ता है। सारा इश्यूज़ मिला के उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो वो जो है एक स्पेसिफिक चीज़ पे ही, पर्टिकुलर इशू पे ही वो ध्यान देकर नहीं compete कर सकते इन पॉलिटिकल स्फीयर और in any sphere. From public cleanliness to space research, they have to take into consideration all matters from national perspective and take decisions. तो पब्लिक क्लीनलीनेस से लेके स्पेस रिसर्च तक के सारी जो चीज़ें हैं, सारे मैटर्स उनको कंसिडर करने पड़ते हैं फ्रॉम नेशनल पर्सपेक्टिव। मतलब देश हित को ध्यान रख के उनको क्या करना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ प्रोग्राम फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। पॉलिटिकल पार्टीज से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको क्या होना चाहिए, उनके पास प्रोग्राम रहना चाहिए फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी के सारे सेक्शंस के प्रॉब्लम जो है उनको ध्यान में रख के अपने एजेंडाज जो है, अपना प्रोग्राम सेट करना पड़ता है। Political parties adopt policies taking into consideration the interest of all farmers, laborers, businessmen, women, youth and senior citizens. तो पॉलिटिकल पार्टीज को क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है, सबका पर्सपेक्टिव एज इन फार्मर्स, लेबरर्स, बिजनेसमैन, women, यूथ एंड सीनियर सिटीजन।
तो किसानों का, फिर मजदूरों का, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है या छोटे भी बिजनेसमैन है उनका, औरतों का, बच्चों का, ठीक है, नौजवान पीढ़ी का और सीनियर सिटीजन्स का, सबका ख्याल रखकर उनको जो है अपने प्रोग्राम सेट करने पड़ते हैं, ताकि सब प्रोग्राम्स में क्या हो जाए, काफ़ी लोग इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो अगर समझिए कहीं गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, कुछ रिजर्व रखते हैं ना, कुछ औरतों के लिए रखेंगे सीट्स, है ना, तो उनके लिए कुछ रखेंगे, कुछ इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए रखेंगे, कुछ कास्ट वाइज रिजर्वेशन रखेंगे, और बाकी सारे सीट्स ओपन रख देंगे, मतलब जो मेरिट बेस पे कैंडिडेट आता है उसके लिए वो रखेंगे। कुछ है तो यूथ के लिए, कुछ है एक पर्टिकुलर एज सेक्टर के लिए, अगर चाहे तो रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे सेक्शंस को ध्यान में रख के, ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए सारे सेक्शंस को ध्यान में रख के उनको क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम उनका जो है 5 years का जो थ्रू आउट द गवर्नेंस का प्रोग्राम है वो उनको सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर कोई जगह पे उनको अगर किसी गांव का अगर डेवलपमेंट करना है तो क्या दिक्कतें होती है गांव में, औरतों को क्या दिक्कतें हैं, क्या औरतें सेफ है क्या, तो अगर नहीं है तो उनके सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है, तो वहाँ पे रिड्रेसल जो है, अगर समझिए डोमेस्टिक वायलेंस है प्रिवेलेंट गांव में, तो फिर वहाँ पे रिड्रेसल एजेंसीज क्या होगी, मतलब वो रिजोल्यूशन के लिए क्या एजेंसीज होगी, पुलिस कैसा होगा, कौन सी फोर्स होंगी जो रिड्रेस करेगी, ऐसे बचाव कैसा होगा, रेस्क्यू वर्क कैसा होगा, ठीक है। बच्चों के लिए पार्क्स बनाए जाएंगे, और पार्क्स में भी कितना सेफ्टी इक्विपमेंट है, अगर एग्जिस्टिंग है तो उसका ध्यान रखा जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का ध्यान रखा जाएगा, युवा पीढ़ी के लिए वहाँ पे जिम बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आजकल तो हम देखते हैं कि काफ़ी पार्क्स में ही जो है, पब्लिक पार्क्स में जिम इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए जाते हैं, है ना। तो वैसे यूथ का भी ध्यान रखा जाता है, फिर वही इक्विपमेंट्स आर यूज्ड बाय सीनियर सिटीजन्स ऑल्सो, तो उनका भी ध्यान रखा जा रहा है ना। और सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या होगा, तो बेंचेस रहेंगे अगर उनको बैठना है, पानी वगैरह का जो है वो इंतज़ाम किया रहेगा, फिर वृद्धाश्रम होते हैं, है ना। और सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल कोटाज होते हैं, तो अगर आप रेलवे में वगैरह भी देखोगे कि अगर आप कहीं गांव जाने के लिए टिकट रिजर्व कर रहे हो, तो सीनियर सिटीजन्स को क्या होता है, एक स्पेशल कोटा होता है, उनको एक तो पैसे भी कम लिए जाते हैं उसकी वजह से, और क्या होता है उनको मतलब क्लास वाइज भी डिस्टिंक्शन होता है उसमें, कि अगर फर्स्ट क्लास है तो वो सीनियर सिटीजन्स के लिए कम पैसा होगा, तो उनको वैसे फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है, तो काफ़ी लीनियंट होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमें ध्यान में देखने को मिलती है। तो अगर बिजनेसमैन को अगर ध्यान में रखना है, तो गांव में बिजनेस के जिसको डेवलप करना है उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल की जा सकती है, फिर उसको मटेरियल का जो है, जो भी रॉ मटेरियल वगैरह लगेगा उसका फिर कैसे जो है प्रोविज़न होगा, वो भी उनको ध्यान में रखना होगा। लेबरर्स है, तो गांव में जितने भी लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है लेकिन जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए अगर ऐसी बिजनेसमैन कोई आके कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट खड़ी कर दे, तो लेबरर्स आके किस तरह से उनको यूज़ हो सकता है, फिर उसकी स्किल डेवलपमेंट क्या हो सकती है, वो सब प्रोग्राम्स उनको क्या करने पड़ेंगे, चलाने पड़ेंगे, ठीक है। हमको लगता है ना बहुत आसान है चलाना, नहीं है, देखा कितना सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है गवर्नेंस में। Why movements? All the people in the society cannot participate in the political parties and contribute to social welfare. Some people focus on a particular issue and pursue it. तो जो है हर इंसान जो है सोसाइटी का, वो क्या नहीं कर सकता, पॉलिटिकल पार्टीज़ में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है पार्टिसिपेट करके। आपको भले कितना भी समाज सेवा करने का इच्छा हो, लेकिन अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ नहीं सकते या फिर आप जुड़ना नहीं चाहते, तो क्या आप कोई सामाजिक कार्य नहीं कर सकते, है ना। लेकिन उसके लिए क्या है, अलग अलग जो है वेज भी जो है अवेलेबल है, ठीक है। तो जो सब लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में या फिर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसके लिए वो क्या नहीं कर पाते हैं, सोशल वेलफेयर में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग जो है पर्टिकुलर इशू पे ही फोकस करते हैं और परस्यू करते हैं, जैसे हम लोगों ने ये एग्जाम्पल में देखा था न्यूज़पेपर आर्टिकल में कि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट सिर्फ उन्होंने जो है आंदोलन किया था,
तो उसका क्या हो गया, बहुत हद तक सक्सेसफुल हो गया। और दहेज को लेके फिर आंदोलन था, उसके लोगों ने उनको हेल्प किया। तो दहेज एक पर्टिकुलर इशू है, चाइल्ड मैरिज एक पर्टिकुलर इशू है। वैसे ही हम लोगों ने माल न्यूट्रिशन और पॉवर्टी भी देखा, तो वो भी क्या है, एक पर्टिकुलर इशू है ना। कुछ लोग जो होते हैं वोटिंग के लिए, तो ताकि लोगों में जो है अवेयरनेस हो वोटिंग को लेकर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इलेक्शन में वोट करने के लिए सामने आए, इसके लिए क्या करते हैं, कुछ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिर्फ वोटर्स को एनरोल करते हैं गवर्नमेंट से और उनको वोट करने के लिए एनकरेज करते हैं। ठीक है, कुछ सिर्फ जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, NGOs है जो पानी पे फोकस करते हैं, तो पानी बचाना कैसे है, फिर पानी का यूज़ कैसे कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऐसे पर्टिकुलर इश्यूज़ पे क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। ठीक है, they organize people and try to pressurize the government to resolve that issue. They constantly follow up on the issue, build public opinion about it, and thereby put a pressure on political parties and the government. तो ऐसे जो लोग होते हैं जो पर्टिकुलर इशू को ही फोकस करते हैं और उसको ही परस्यू करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को और अलग अलग मोमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को साथ में लाते हैं, खुद से जोड़ते हैं और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि वो इशू जो है वो रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, अभी जैसे हम लोगों ने रिसेंटली देखा कि किसान आंदोलन हो गए, तो किसान जो है वो कौन से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उन्होंने शायद हो सकता है कि उसके पहले काफ़ी बार कहा हो गवर्नमेंट को, अलग अलग जो रिड्रेसल एजेंसीज हैं उनसे मांग की हो, लेकिन अगर समझिए उनकी मांगे फिर भी नहीं सुनी गई होगी, तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने प्रोटेस्ट करने का निश्चय किया, है ना। तो फिर जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तब क्या हो गया, गवर्नमेंट पे दबाव बन गया। तो ऐसे क्या हो गया, मतलब पूरे देश भर में तो समझ में आया ही है कि ऐसा कोई तो मूवमेंट चालू है जिसमें किसान क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। समझिए अगर किसी किसान वर्ग को जो है उनके जो भी श्रम है उसका उचित भाव नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। अगर उनको उनका जो डिजर्विंग पैसा है वो नहीं मिल रहा है, रिक्वायर्ड अमाउंट है वो नहीं मिल रहा है, तो वो प्रोटेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट को बोलते हैं, या फिर उनसे अगर समझिए ज़्यादा टैक्सेस लिए जा रहे हैं तो वो गवर्नमेंट को क्या करेंगे, प्रेशराइज करेंगे ऐसे आंदोलन करके। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, और वो क्या करेंगे, फिर कॉन्स्टेंटली वो इशू को फॉलो अप करते रहेंगे, पब्लिक ओपिनियन बनेगा उसका, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हो जाएंगी, प्रेशराइज हो जाएंगी और वो इशू की तरफ क्या है उनका ध्यान आकर्षित होगा। जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि किसान आंदोलन हुए थे, तो सारे देश का ध्यान जो है वो किसान आंदोलनों की तरफ था। तो जैसे पहले आपको और हमें पता नहीं रहेगा कि ऐसा कोई आंदोलन हो रहा है, लेकिन जब भी हम लोग को पता चला तो हमारी खुद की भी जो है एज अ कॉमन मैन क्या बन गई, ओपिनियन बन गई। तो हम लोग भी क्या करेंगे, समझिए अगर हमको लगता है कि किसान जो है उनके साथ गलत हो रहा है तो हम लोग उनके पक्ष में बोलेंगे, या फिर अगर हम लोग को लगता है कि हम गवर्नमेंट की साइड में तो हम उनके पक्ष में से बोलेंगे, है ना। तो क्या हो गया, कॉमन मैन जो है, कॉमन लोगों की भी जो धारणा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें होने लगी, उनका ओपिनियन फॉर्म होने लगा ये सब स्टोरी को सुन के। तो हम लोग दोनों साइड को सुनेंगे थ्रू मीडिया, थ्रू टीवीज़, और हमको खुद का एक ओपिनियन बनेगा। अगर हम चाहते हैं कि वो मूवमेंट जो है, वो आंदोलन जो है वो सफल हो और उनकी मांगे अगर पूरी हो तो हम उनके फेवर में बोलेंगे। तो आजकल बोलने का तरीका क्या हो गया है, तो या तो हम वो आंदोलन जाके खुद से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे जो आसपास के लोग हैं हम इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं और उनका ओपिनियन लेने का कोशिश कर सकते हैं। आजकल तो लोग सोशल मीडिया पे वगैरह अपना पोस्ट डाल के भी अपना ओपिनियन क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो वो एक तरीका हो गया आजकल के ज़माने में। ठीक है, तो ऐसा क्या हो गया, लोगों का और कॉमन पीपल का भी उसकी वजह से ओपिनियन बन रहा है। क्यों, क्योंकि एक मोमेंट है, एक आंदोलन है, ये सब लोग जो है इतने इकट्ठा हुए हैं, उनको देख के उस इशू की तरफ जो है लोगों का ध्यान आकर्षित हो गया है इसके लिए। ठीक है,
दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी इज कॉल्ड अ मूवमेंट। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, ये जो लोग सब जम के खुद की मांगों के बारे में बोल रहे हैं, सामने वाली पार्टी को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप हमारी मांगे पूरी कीजिए या फिर ये इशू है इसको रिजॉल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा, इस जो एक्टिविटी को है उसे कहते हैं मूवमेंट। मूवमेंट मतलब आंदोलन, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी इज द एसेंस ऑफ एनी मूवमेंट। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है कि ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, तो एनी मूवमेंट का एसेंस क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। क्या आप ऐसे ही रैंडमली जाके एक जन अगर रोड पे बैठ गया कि नहीं मैं आज आंदोलन करूंगा, तो कोई पूछेगा क्या आपको? नहीं, पुलिस आएगी, डंडा मार के भगा देगी, है ना, क्योंकि वो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट होगा इसके लिए। लेकिन जब आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है या फिर बहुत ग्रेव ऐसा बड़ा इशू है जिससे आपको और आपके साथ साथ काफ़ी लोगों को आपके जैसे ही प्रॉब्लम हो रही है, इंडिविजुअलिस्टिक नहीं हो सकता उतना इफेक्टिव जितना ग्रुप में हो सकता है। इसके लिए क्या हो जाएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये ऑर्गेनाइज्ड हो। आप अपने जैसे और लोगों को, मतलब अगर मैं किसान हूँ तो मैं अपने जैसे और किसानों को, अगर मैं मजदूर हूँ तो अपने जैसे और मजदूरों को इकट्ठा करूँ। हम लोगों की जो प्रॉब्लम है वो हम लोग सामने जो है गवर्नमेंट है या जो भी पार्टी से हम लोग को हमारा जो मांग पूरा करवाना है या प्रॉब्लम रिजॉल्व करना है, हम लोग उससे बताएं, है ना। तो अगर 100 लोग बताएंगे तो कितना फर्क पड़ेगा एज कम्पेयर टू अगर एक इंसान बताएगा, तो है ना, क्योंकि 100 लोग जो है वो सेम ग्राउंड पे सेम प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। इसके लिए ऑर्गेनाइज एक्टिविटी इज द एसेंस ऑफ एनी मूवमेंट। ठीक है, समझ में आया होगा, आई होप आपको। नेक्स्ट है, सच मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। तो जो लोकशाही राज्य है, लोकशाही क्या होता है, वी द पीपल हम लोग कहते हैं, तो इट इज़ बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, तो कैसे होगा, हम लोगों ने जो है खुद का एक रिप्रेजेंटेटिव चुना है, लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव चुना और वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है कहाँ पे, गवर्नमेंट में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि देश कौन चला रहा है, देश हम चला रहे हैं। देश जो है वो कॉमन इंसान चला रहा है, आम आदमी चला रहा है। सिर्फ गवर्नमेंट में जो 10, 15, 20 चुनिंदा लोग बैठे हैं वो चला रहे हैं क्या, नहीं, वो हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर एक जगह से एक इंसान को चुना जाता है जो उस जो प्रदेश है उसको क्या कहता है, रिप्रेजेंट करता है ना। तो इसके लिए डेमोक्रेसी में जो है ये जो मोमेंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डेमोक्रेसी में सबसे पावरफुल कौन होता है, डेमोक्रेसी का राजा कौन होता है, आम इंसान, सिटीजन, ये होता है डेमोक्रेसी में राजा। इसके लिए हर एक सिटीजन का, हर एक नागरिक का बात बहुत इम्पॉर्टेंट है सुनना। हर एक नागरिक की जो प्रॉब्लम है वो पूरे देश की प्रॉब्लम है, समझे आप। इसके लिए ऐसे जो मूवमेंट्स होते हैं वो डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स कम अंडर डिस्कशन थ्रू दीज मूवमेंट्स। तो जैसे ही ये डिस्कशन होता है इन मोमेंट्स में, उसमें अलग अलग सोशल प्रॉब्लम्स जो है उसको एड्रेस किया जाता है। द गवर्नमेंट देन हैज़ टू पे अटेंशन टू सच प्रॉब्लम्स। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्रॉब्लम्स को अटेंशन देना पड़ेगा। ठीक है, लीडर्स एंड एक्टिविस्ट ऑफ द मूवमेंट प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट दोज इश्यूज टू द गवर्नमेंट। दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट व्हाइल मेकिंग पॉलिसीज। तो जो लीडर्स या एक्टिविस्ट होते हैं जो मूवमेंट को लीड करते रहते हैं, वो क्या करते हैं, इस मूवमेंट के बारे में सारी जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है और जो भी इश्यूज है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। और ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को जब भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी तो उसके लिए यूज़फुल होती है। तो क्यों ये जो है अलग अलग जो सोशल प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करने के लिए, ठीक है, और गवर्नमेंट को फिर ध्यान जाएगा। अगर एक इंसान बोलेगा कि हमें फ्रीडम दो, जैसे हम लोगों ने खुद के इंडिपेंडेंस के फाइट में देखा था कि इंडिविजुअली जब लोग लड़ रहे थे इन द वॉर ऑफ 1857, तभी इतना इफेक्टिव था क्या, नहीं, वो हार गए क्योंकि वो इंडिविजुअली लड़ रहे थे। जब सारा देश एक साथ उठ के बोला था तभी जाके क्या हो गया,
गवर्नमेंट का ध्यान उसकी तरफ गया। एक इंसान बोलेगा मुझे फ्रीडम चाहिए तो फ्रीडम नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर हजारों की तादाद में लोग बोलेंगे कि हमें फ्रीडम चाहिए, एक साथ पूरा नेशन उठ के बोल रहा है कि हमें फ्रीडम चाहिए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी हमें क्या देना पड़ा था, फ्रीडम ग्रांट करना ही पड़ा था, हमें इंडिपेंडेंस देना ही पड़ा था। ठीक है, क्योंकि वो हमारी मांग थी। एक इंसान बोलता तो गवर्नमेंट का ध्यान जाने वाला था क्या उस पे? नहीं। क्यों? उसको साइलेंस किया जा सकता था, लेकिन जब हजारों की तादाद में लोग बोल रहे हैं तभी गवर्नमेंट साइलेंस नहीं कर सकता किसी को, है ना। इसीलिए ये सारे मोमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या मिलेगा, गवर्नमेंट का अटेंशन मिलता है और प्रॉब्लम रिजोल्यूशन में काफ़ी गति भी आएगी और ज़्यादा इफेक्टिवनेस भी होगा। ठीक है, और जो लीडर्स और एक्टिविस्ट जो रहेंगे वो क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। और गवर्नमेंट जब भी पॉलिसीज फ्रेम करेगी, तो अगर आज फार्मिंग लॉस पे कुछ प्रॉब्लम है, तो जैसे फार्मर्स को कुछ मोमेंट हो गया तो गवर्नमेंट का ध्यान उनके प्रॉब्लम्स की तरफ जाएगा, फिर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो अगली बार जब भी कोई भी फार्मिंग लॉस के ऊपर जब भी बनेगा पॉलिसी, तो उसका क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट उन प्रॉब्लम्स का ध्यान रखेंगे कि अरे पिछली बार लोगों को ये प्रॉब्लम हुई थी, तो इस बिल में जो है या इस एक्ट में वो प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, लोगों को इसका खास ध्यान रखा जाएगा, है ना। Some governments aim at opposing a particular decision or policy of the government. Some movements aim at opposing a particular decision or policy of the government. The right to protest is considered an important right in democracy. However, this right needs to be used patiently and responsibly. तो कुछ मोमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट का पर्टिकुलर डिसीजन या पर्टिकुलर पॉलिसी को अपोज करने के लिए ही क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो कोई अगर गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया, तो अगर समझिए लोगों को मान्य नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, कोई मूवमेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ठीक है, और इसके लिए क्या किया जाता है, राइट टू प्रोटेस्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट राइट है, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, इसके लिए हमें ये प्रोटेस्ट करने का राइट मिलता है। ठीक है, अगर हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होती तो जो भी इंसान कंट्री के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोलेगा, उसको क्या किया जा सकता है, वो पनिशेबल हो सकता है, वहाँ पे उसको पनिश कर देंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हर सिटीजन्स का बोलने का, प्रोटेस्ट करने का, अपना जो ओपिनियन है वो रखने का, उसका खुद का राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी राइट्स है हमारे सिटीजन्स के, वो क्या है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूज़ होते हैं, मतलब स्टेट के अगेंस्ट पर्टिकुलरली यूज़ किए जाते हैं। तो क्या हो जाता है, हमारे राइट्स को ध्यान में रखना पड़ता है जब भी स्टेट जो है या गवर्नमेंट जो है, देश की कोई भी पॉलिसी बनती है, तो सिटीजन्स के राइट को अटमोस्ट जो है प्रायोरिटी मिलना चाहिए। किसी भी सिटीजन का राइट वायलेट नहीं हो सकता है उससे। अगर किसी भी सिटीजन्स का या सारे सिटीजन्स का राइट अगर उससे वायलेट होता है, तो क्या है, वो लॉ ही सही नहीं है ना। क्योंकि लॉज क्यों बनते हैं, लोगों की भलाई के लिए। लेकिन अगर लोगों का जो राइट्स है, जो उनके हक है, वो वायलेट किए जाएंगे, वो अगर उस पर क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शंस आएंगे। रिस्ट्रिक्शंस तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर टोटली ही वायलेट हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो लॉ ही खुद जो बना है वो खराब है। इसके लिए हमारे राइट्स क्या होते हैं, दे एक्ट अगेंस्ट द स्टेट। तो स्टेट को ध्यान रखना है कि मेरे सारे सिटीजन्स के राइट वैसे ही रहे, अच्छे से रहे, और हमको हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके भले के लिए ही लॉज बनाने हैं। तो अगर कोई भी ऐसा पॉलिसी या डिसीजन है जो गवर्नमेंट ने लिया है या स्टेट ने लिया है, तो क्या हो जाता है, लोगों को अगर पसंद नहीं है तो लोग क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट आंदोलन करते रहते हैं। ठीक है, राइट टू प्रोटेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। लेकिन हमारा जो राइट है वो किसी और के राइट पे क्या नहीं होना चाहिए, इन्फ्रिंज नहीं करना चाहिए। हमारे राइट की वजह से किसी और का राइट जो है वो वायलेट नहीं होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो हो सकता है कि सारे लोग को वो डिसीजन मंजूर ना हो, लेकिन कुछ लोग को अगर डिसीजन मंजूर है, समझिए ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन या जिनके लिए बनाया गया है उनको मंजूर है और बाकियों को नहीं है, तो भी वो रह सकता है। क्यों? क्योंकि ये फिर इंडिविजुअल ओपिनियन हो जाएगा कि आपको मंजूर है या नहीं। अगर सबको ही प्रॉब्लम है तो वो गलत हो सकता है, लेकिन अगर कुछ लोगों को ठीक लग रहा है, ज़्यादा लोगों को ठीक लग रहा है और आधे लोगों को नहीं, तो दैट इज सब्जेक्टिव। ठीक है, वो आपका ओपिनियन है कि आपको नहीं पसंद आ रहा है।
ठीक है। तो ये जो राइट है, हमारा राइट टू प्रोटेस्ट, उसे काफ़ी ध्यान से संभाल के यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमारे पास राइट्स है वैसे औरों के पास भी राइट्स है। हमारा पावर है वैसे स्टेट के पास भी पावर है। ठीक है, तो सिर्फ राइट्स है इसके लिए उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे। नो, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो स्टेट के पास भी पावर है कि अगर सिटीजन अपने जो लिमिट है उससे बाहर जा रहा है तो वो उसको क्या कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हमारे पास जो राइट है उसको हमें अच्छे से यूज़ करना है, काफ़ी ध्यान से यूज़ करना है, रिस्पॉन्सिबली और पेशेंटली यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है कि हमें जितना राइट दिया गया है उसकी ही मर्यादा में हमको वो यूज़ करना होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा थियोरी हैवी है लेकिन इट इज़ वेरी वेल अंडरस्टूड। ठीक है, कैन यू टेल which movements in India are actively working for rehabilitation of the displaced and to secure their livelihood? तो क्या आप बता सकते हो कि इंडिया में कौन से मूवमेंट है जो रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्वसनीकरण, मतलब कहीं अगर जैसे थे ना पहले वैसे बनाने के लिए, कोई भी डिजास्टर के बाद, जैसे अगर समझिए भूकंप हो गया तो वो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग वगैरह गिर जाएगा और उसी जगह पे नया बिल्डिंग बनेगा और वहीं पे जो है वो सिटीजन्स जाके वापस रहेंगे। तो उसे कहेंगे रिहैबिलिटेशन, मतलब पुनर्वसनीकरण, वापस जाके जैसे पहले थे वैसे ही रहना। ठीक है, तो जो डिस्प्लेस लोग हैं उनके और उनके जो लाइवलीहुड है, मतलब उनके जो खाने पीने का जो मीडियम है, अर्निंग का, लाइवलीहुड का जो मीडियम है, ठीक है, वो सिक्योर करने के लिए और रिहैबिलिटेशन के लिए जो डिस्प्लेस्ड लोगों के कौन से मोमेंट्स जो है वो एक्टिव है, क्या आप बता सकते हो? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप ज़रूर इसको क्या कीजिए, गूगल कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए और मुझे आप बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं आपके सारे कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगी। व्हाट इज़ अ मोमेंट? तो अभी हमें मोमेंट के बारे में जो है एक डीप एनालिसिस दिया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो हमें पढ़ना है क्योंकि हमारे एग्जाम में यह आने ही वाला है। ठीक है, अ मोमेंट इज अ कलेक्टिव एक्शन, पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इज एक्सपेक्टेड इन द मोमेंट। तो मूवमेंट जैसे मैंने आपको बोला कि कलेक्टिव एक्शन होता है। कलेक्टिव एक्शन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलकर करते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी जो है उसको कंडक्ट करना होता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। इट इज़ अ कलेक्टिव एक्शन एंड लोगों का जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। समझिए अगर कोई लोग आंदोलन के लिए बैठे हैं, हज़ारों की तादाद में बैठे हैं लेकिन कुछ नहीं बोल रहे, बस बैठे हैं, तो क्या होगा, कुछ कर नहीं रहे, बोल नहीं रहे, बस बैठे हैं, सामने से सवाल पूछे जा रहे लेकिन कुछ नहीं बोल रहे, तो क्या हो जाएगा, क्या वो मूवमेंट जो है इफेक्टिव होगा? उनको पता ही नहीं है कि वो क्यों बैठे हैं, तो क्या वो इफेक्टिव होगा मूवमेंट? नहीं। आपको सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन आप जानते ही नहीं है कि आप क्यों बैठे हैं वहाँ पे, आप क्या चाहते हो, आपकी मांगे क्या है, तो क्या वो इफेक्टिव होगा? नहीं होगा। तो आपका ओपिनियन जो है, सबसे पहले मूवमेंट में जाने के लिए व्हाट यू नीड इज एन ओपिनियन। आपको ओपिनियन आपको वॉइस करना है, आपको पूछेंगे जब भी तो भी आपको बताना आना चाहिए, ना पूछेंगे तो भी दूसरों का जो है, सामने वाली जो पार्टी है या गवर्नमेंट है या स्टेट है, उनका अटेंशन आपको खुद की तरफ लेना है कि मेरी ये प्रॉब्लम है और आप इसे आके रिजॉल्व कीजिए। ये आपको जब भी कहना है, तो अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको क्यों बैठाया है वहाँ पे, तो आप क्या करोगे, है ना। इसके लिए लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अ मूवमेंट can be formed when people come together in the interest of particular issue. For example, pollution can be a single issue for which a movement can be created. ठीक है, तो जो मूवमेंट है वो जो एक सेम इशू को अगर समझे, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज बनती है, हम लोगों ने देखा कि एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले सिमिलर जो थॉट प्रोसेस के लोग हैं वो एक साथ आते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। वैसे ही एक पर्टिकुलर इशू को सपोर्ट करने वाले जो लोग होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं और उस इशू के इंटरेस्ट में क्या कर सकते हैं, एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जैसे एक पोल्यूशन हो गया कि ये एक सिंगल इशू है
जिस पे मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। अ मूवमेंट हैज़ अ पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्टिव और अ फोकस्ड प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन एम्स एट एंडिंग करप्शन। तो मूवमेंट जो होता है उसको पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या फिर एक फोकस्ड प्रॉब्लम होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेन प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो जैसे करप्शन है, तो करप्शन को आप कैसे रिजॉल्व करोगे, है ना। फिर और मेन क्या है, आपको रेजोल्यूशन किस चीज़ का चाहिए, करप्शन होने देना है, नहीं होने देना है, पूरी तरीके से बंद करवाना है या सिर्फ कम करवाना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा उसका एक डेफिनेट क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर उसका एक आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए वो पता होना चाहिए। फोकस्ड होना चाहिए आपका प्रॉब्लम। सिर्फ आप रैंडमली बोलूँ कि बहुत ज़्यादा करप्शन है तो क्या करेगा सामने वाला, कम करना है आपको, बढ़ाना है, क्या करना है वो पूछेगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है करप्शन, उसको बंद ही करना है और कुछ नहीं करना है, बंद ही करवाना है बस। ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। मूवमेंट्स हैव अ लीडरशिप। लीडरशिप कीप्स द मूवमेंट एक्टिव। Objectives of the movement, program of action, strategy of agitation are decided by its leaders. A strong leadership makes movement effective. तो जो मूवमेंट्स होते हैं उसके लीडरशिप जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन रहता है उसमें का। तो कोई भी मूवमेंट को देयर हैज़ टू बी अ लीडर जिसका सब सुने, जिसकी बात लोग माने और क्या करे, जो लीडर हो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो। तो उसे पता होना चाहिए कि कौन से व्यक्ति से किस तरह से बात करना है। तो अगर सामने वाली जो पार्टी है जिसको कन्विंस करना है या जिससे प्रॉब्लम रिजॉल्व करके लेनी है, उससे कैसे बात करना चाहिए, खुद के लोगों से कैसे बात करना चाहिए, वो उसे पता होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मूवमेंट, आप किस चीज़ को ध्यान में रख के, क्या हेतु से, आपका क्या एम है, उससे आप मूवमेंट ने आपने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन, तो मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर दिया लेकिन हाउ विल यू गो, उधर से आप आगे क्या करोगे, उसके सिर्फ जाके बैठ जाना धरना दे के नहीं, तो उसके लिए कुछ तो करोगे। लोगों का आप ओपिनियन ग्रैब करने का ट्राई करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट ग्रैब करने का ट्राई करोगे, सामने वाली पार्टी को कन्विंस करने का ट्राई करोगे, है ना। तो आपका प्लान ऑफ एक्शन एक्चुअली क्या है वो। ठीक है, और स्ट्रैटेजी ऑफ एजिटेशन, अगर एजिटेशन मतलब आपके आंदोलन का जो भी वायलेंस कहना यहाँ पे ठीक नहीं होगा, लेकिन जो आक्रोश है, जो अग्रीव्ड लोग हैं वहाँ पे, जो बेचारे तकलीफ में है, जो जिनकी मांगे नहीं पूरी हो रही है, उनका एजिटेशन का स्ट्रैटेजी, उनके आक्रोश का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। क्या आप लोग सिर्फ आंदोलन करोगे या सिर्फ क्या बोलते हैं स्ट्राइक करना है, ठीक है, या क्या कर सकते हो आप बिना खाना पानी के जो है लोग आंदोलन करते हैं वो यूज़ कर सकते हो। तो आप कौन सी स्ट्रैटेजी से अपना आक्रोश जो है वो व्यक्त करेंगे, ये जानना भी, ये सब डिसाइड करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मेक्स मूवमेंट मोर इफेक्टिव, तो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्या होता है, मूवमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। तो आपको काफ़ी दूर जाने का ज़रूरत भी नहीं है। हमारे इंडिपेंडेंस एरा में देखें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, है ना, दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी। ठीक है, ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। जैसे हम सब जानते हैं उन्हें महात्मा कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो डेफिनेटली ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, उसके वजह से उन्हें कहा जाता है। एक उसका रीज़न हो गया, और जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है हमारे आज इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो भी बहुत क्या कहते हैं सराहने का एक सब्जेक्ट है। बहुत वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने जो भी सैक्रिफाइसेस किए, जितना कंट्रीब्यूशन किया। बट दैट बीइंग द अदर पार्ट, ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, क्योंकि लोग क्या करते थे, उनको उनकी जो बातें हैं वो मानते थे। उन्हें पता था कि हमारे जो लोग हैं, मेरे ही जो देशवासी हैं, मुझे उन्हें कैसे हैंडल करना है वो बहुत अच्छे से जानते थे। कहाँ पे डिप्लोमेटिक और कहाँ पे जो है थोड़ा लीनियंट रहना है, कहाँ पे स्ट्रिक्ट रहना है, वो उन्हें बहुत अच्छे से पता था, है ना। इसके लिए उनके जो मूवमेंट्स है वो काफ़ी क्या हो गए थे, सक्सेसफुल हो गए थे। लेकिन जब भी हम लोगों ने देखा कि सिविल डिसोबीडियंस जो था
उसमें भी क्या हो गया था, उन्होंने कहा था कि हम गवर्नमेंट से कोऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा था कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे मूवमेंट में, ही वाज ऑलवेज अगेंस्ट वायलेंस। एज हम लोग जानते हैं सब लोग कि अहिंसा परमो धर्म है, ऐसा वो मानते थे, अहिंसा के पक्ष में थे, ठीक है, हिंसा नहीं चाहते थे बिल्कुल। लेकिन जब भी वो पुलिस स्टेशन वाज सेट ऑन फायर इन चौरी चौरा, है ना, तो ऐसे भी जो हुए, समझिए इन द स्पर ऑफ द मोमेंट ही हो गए, लेकिन फिर भी गलती हुई, उनके मूवमेंट में उनके ही लोगों से गलती हुई, तो गांधी जी ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद पे ली कि हाँ मेरे ही लोगों से वो गलती हुई है, एंड आई एज देयर लीडर आई एम लायबल फॉर द पनिशमेंट। और जो पनिशमेंट था उनको, वो भी उन्होंने खुद से ही फेस किया, ठीक है। तो ये होती है एक लीडरशिप की क्वालिटी, एंड दैट इज व्हाई अ लीडर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मूवमेंट। तो अगर समझिए लीडर नहीं होता हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में या कोई भी मूवमेंट में, तो क्या हो जाता, क्या हमें आज इंडिपेंडेंस मिल पाता, क्या इतना इफेक्टिव होता, नहीं होता, है ना। इसके लिए लीडरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूवमेंट्स हैव ऑर्गेनाइजेशंस। तो मूवमेंट्स में क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फॉलो अप द इश्यूज। तो बिना ऑर्गेनाइजेशन के बहुत मुश्किल हो जाता है फॉलो करने का इश्यूज को। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कि आपने मूवमेंट अरेंज किया, लेकिन उससे क्या करोगे आप। तो अगर समझिए इतने सारे लोग अगर बैठे हैं, अगर समझिए आंदोलन कर रहे हैं, तो उतने लोगों का जैसे खाने पीने का इंतज़ाम, ठीक है, सिर्फ बैठे रहेंगे क्या, नहीं, तो उन लोगों का ख्याल कौन रखेगा, है ना। तो आपने मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया, लेकिन उन लोगों की सेफ्टी, उन लोगों का ख्याल कौन रखेगा। हाँ, और अगर कोई भी ऐसी विपदा आती है तो उससे फाइट कौन करेगा, ठीक है, उन्हें बचाएगा कौन। ये सब की चीज़ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भी बहुत ज़रूरी होती है ना। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर फार्मर्स मूवमेंट। तो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर फार्मर्स मूवमेंट, ऐसे उन्होंने कहा है। जैसे आई गेस इनको यहाँ पे ऐसा बोलना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम जानते हैं NGOs वगैरह होती है, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो हमारे ही टॉपिक में जो है क्या करते हैं, काम करते हैं। तो जैसे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्मर्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो ऐसे जो है ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेशन, शायद वो कह रहे हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। एनी मूवमेंट रिक्वायर्स पब्लिक सपोर्ट। तो पब्लिक सपोर्ट इज़ अनदर अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट के बिना जो है कोई भी मूवमेंट क्या नहीं हो सकता, कंप्लीट हो नहीं सकता है। पीपल शुड फील कनेक्टेड टू द इशू दैट इज़ अंडरटेकन बाय द मूवमेंट। तो लोग जो है वो इस मूवमेंट से कनेक्ट होने चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हाँ ये जो है हमें कनेक्ट कर रहा है इस मोमेंट से, है ना। तो movements have a program of action which help them to shape public opinion। तो movement जो है program of action उसमें होता है which helps them to शेप पब्लिक ओपिनियन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो ग्रैब करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ऐसे मोमेंट्स के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल के लोग जैसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अपना ओपिनियन जताते हैं, है ना, ऐसे कई तरीके हैं। तो हम लोग जाके जो है वो मोमेंट को भी सपोर्ट क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं जितना हमसे बन पड़े। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ मैं खुद बैठना नहीं चाहता वहाँ पे, लेकिन मैं सपोर्ट ज़रूर करूँगा, तो आप चाहिए तो उन्हें डोनेशन दे सकते हो अगर वो एक्सेप्ट कर रहे होंगे तो, या फिर उनके खाने पीने का इंतज़ाम कर सकते हो। ऐसे छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन करके भी आप क्या कर सकते हो, वो मोमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। डिस्कस
Generally, the moments are devoted to particular issue but have an ideology behind them. तो जनरली क्या होता है, मोमेंट्स जो होते हैं आर डिवोटेड टू पर्टिकुलर इशू, एक इशू पे ही वो पर्टिकुलरली डिवोट किए जाते हैं, पूरे उसको ही क्या कहते हैं, उस पर ही फोकस्ड रहते हैं, लेकिन उसमें कोई ना कोई आइडियोलॉजी रहती है पीछे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट्स अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, डावरी, बिलीव इन वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल इक्वालिटी. तो देखिए, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया, डावरी हो गया, ये सारे मूवमेंट्स क्या है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता है, डेमोक्रेसी में वो बिलीव करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये इश्यूज जो है वो विमेन रिलेटेड होते हैं. आई वोंट से कि बाल विवाह में जो है लड़के को कोई इशू नहीं होता होगा, लेकिन लड़कियों को ज़्यादा इश्यूज फेस करना पड़ता है शायद से कंपैरेटिवली, ठीक है. और डावरी है तो ज़्यादा फीमेल पर्सपेक्टिव से देखा जाता है इन चीज़ों को, तो विमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करता है. डेमोक्रेसी में सोशल इक्वालिटी, क्योंकि दोनों भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, नॉट ओनली इन चाइल्ड मैरिज, लेकिन एनी पर्सपेक्टिव सोशली, लड़का हो या लड़की हो, दोनों क्या होने चाहिए, दे शुड बी इक्वल. कुछ भी ऐसे उसमें कम ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, कोई भी सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होता है, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल है. सिर्फ अगर लड़की है तो वो भी सिर्फ जस्ट बिकॉज शी इज़ अ वुमन शी कैन नॉट बी सुपीरियर टू एनी मेल, देयर हैज़ टू बी सम इक्वालिटी. और उसके लिए ही क्या किए जाते हैं, ऐसे मोमेंट्स जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. हाँ, अगर औरत शोषित है तो क्या करना चाहिए, उसका अपलिफ्टमेंट ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे बहुत ओवर पावरिंग है वहाँ पे लड़कों को भी उतना ही अपलिफ्टमेंट मिलना चाहिए, ठीक है. तो सोशल इक्वालिटी वहाँ पे इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. समटाइम्स सम मूवमेंट्स ग्रेजुअली गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पॉलिटिकल पार्टीज. तो कभी कभी क्या होता है, कुछ मूवमेंट्स जो होता है ग्रेजुअली गेट ट्रांसफॉर्म, मतलब अपने आप ही क्या हो जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बदल जाते हैं. तो अगर कोई मूवमेंट है उसको हम लोग, जैसे अगर आपको पता होगा, इट इज़ अ वेरी फेमस केस दैट एक जनता बिल के लिए जो है अन्ना हजारे जी ने क्या किया था, आंदोलन शुरू किया था फॉर पब्लिक वेलफेयर बेसिकली. और उसमें भी क्या हो गया था, गवर्नमेंट को ऐसे मांग किया गया था पब्लिक वेलफेयर के लिए. तो उसका बाद में फिर आप जानते हो कि अरविंद केजरीवाल जी जो है, जो अभी दिल्ली के सीएम है, उन्होंने क्या किया था, वो भी उस मोमेंट में शामिल थे. लेकिन वो मोमेंट क्या हो गया, बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी उसमें से क्या हो गया, बन गई, पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी. जैसे अभी हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी है जो वो मोमेंट में से बनी है. द मोमेंट वाज देयर जिसमें पब्लिक वेलफेयर की मांग की जा रही थी, और उसमें से क्या बनी है, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बनी है. तो इस जो लाइन है, समटाइम्स सम मूवमेंट्स ग्रेजुअली गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पॉलिटिकल पार्टीज, वो जो केस है इसमें एकदम बराबर से फिट होता है. वो मोमेंट था, वो आंदोलन में से क्या हो गया, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बन गई, ठीक है. रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन इट. तो कुछ डायलॉग्स दिए गए यहाँ पे, हमें पढ़ना है और उस पर पैराग्राफ लिखना है. इफ द ह्यूमन राइट्स मूवमेंट बिकम्स इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड वाइड, देयर इज नो नीड फॉर अदर मूवमेंट्स. तो ये लड़की कह रही है कि अगर ह्यूमन राइट मूवमेंट, मतलब मानव अधिकारों के मूवमेंट जो है वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे पृथ्वी पर, मतलब पूरे दुनिया में जो है अगर सफल हो जाए, तो कोई भी और मूवमेंट को लाने में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है. बट द प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज आर ऑफ डिफरेंट नेचर, डिफरेंट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशंस.
may give rise to different movements। तो ये लड़का उसको कह रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है उसमें अलग तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं जिनका नेचर अलग होता है ना। तो अलग अलग सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल कंडीशंस की वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स जो है, अलग अलग मूवमेंट्स जो है वो राइज हो सकते हैं, ठीक है। इट्स ट्रू, अदरवाइज वी वुड नॉट हैव सेड सेव गर्ल्स। तो ये लड़की कह रही है कि ये बरोबर है, अगर ऐसा नहीं होता तो हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सेव गर्ल्स, है ना। वी कैन गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ मूवमेंट हियर इटसेल्फ। कैन वी स्टार्ट अ मूवमेंट टू मेक द स्कूल सराउंडिंग सेफ फॉर गर्ल्स। तो क्या कह रहा है लड़का कि हमें यहीं से एक मूवमेंट की शुरुआत मिल रही है। क्या हम ऐसा कोई मोमेंट बना सकते हैं, क्या हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि हमारा जो स्कूल का सराउंडिंग्स है वो लड़कियों के लिए सेफ हो। Movements were suppressed during the British period, but in democratic system, existence of movements is an indicator of healthy democratic system। तो ये लड़का क्या कह रहा है कि पहले ज़माने में ब्रिटिश एरा में क्या हो रहे थे, मोमेंट्स को सप्रेस किया जाता था, मतलब उन पे दबाव ला के उन्हें ख़त्म कर दिया जाता था। लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में इतने आंदोलन हो रहे हैं, इतने मोमेंट्स होते हैं, ये क्या है, इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम, है ना। तो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम हेल्दी है, ये उसका क्या है, एक सबूत है कि इतने मोमेंट्स जो है एग्जिस्टेंस में है। ओके, कैन यू टेल which moment in India led to the filing of public interest litigation and the judiciary had to give decision over PIL। तो आप क्या बता सकते हो कि कौन सा मोमेंट जो है इंडिया में that led to filing of public interest litigation, मतलब जनहित में जो litigation, मतलब जनहित में जो केसेस जो है वो फाइल किए जाते हैं, उसका राइज कहाँ से हुआ, कौन से मोमेंट की वजह से हुआ, एंड जुडिशरी ने डिसीजन दिया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ऊपर। तो कौन सा मोमेंट था, क्या आप बता सकते हो। दूसरा है, नेम द मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, महात्मा फूले, संत गाडगे महाराज एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो ये जो चारों लीडर्स हैं, उनके जो मोमेंट्स उन्होंने क्या क्या स्टार्ट किए, ये हमें बताना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे अगर कमेंट बॉक्स में मुझे इसके ऊपर कमेंट्स आते हैं। तो आपको इसका रिसर्च थोड़ा करना होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। सिर्फ गूगल खोल के देखोगे आप तो आपको ज़रूर समझेगा, या फिर आपका टेक्स्ट बुक में भी कहीं ना कहीं तो आपने सीखा ही है इस चीज़ पे, आई एम वेरी श्योर, ठीक है। तो आपके प्रीवियस ईयर का अगर टेक्स्ट बुक है तो वो भी खोल के देख सकते हो आप, लेकिन अगर नहीं। डू यू नो civic problems need not originate only in the social sphere. They can emerge from any section of the society. In India, especially in Maharashtra, many social reform movements were started and society started getting modernized. तो civic problems जो है, जो general problems है, वो क्या होते हैं, कोई सोशल स्पेयर में से आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो कहीं से भी इमर्ज हो सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। तो कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी में से क्या है, सिविक प्रॉब्लम आ सकता है। अगर समझिए एजुकेशन सिस्टम है, इफ़ इट इज़ नॉट एफिशिएंट, इफ़ इट इज़ नॉट प्रॉपर, फिर क्या होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कम प्रिविलेज्ड है या जिनको कम मतलब एजुकेशन को एक्सेसिबिलिटी है, सिर्फ वही बोले, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये कोई भी बोल सकता है। तो समझिए जो अपर जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जिनको सब कुछ एक्सेसिबल है, जो ज़्यादा क्या कहते हैं नॉलेजेबल है, और जो ये रिफॉर्म सिस्टम्स में ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो खुद भी ऑन देयर ओन इनिशिएटिव सब लोग के लिए एक्सेसिबल हो एजुकेशन, उसके लिए भी वो क्या कर सकते हैं, प्रोविजंस बना सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन से ही वो आना चाहिए, कोई भी इशू वो कहीं से भी इमर्ज हो सकता है। तो यहाँ पे बोला है कि स्पेशली इन महाराष्ट्र काफ़ी जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स है वो स्टार्टेड एंड सोसाइटी स्टार्टेड गेटिंग मॉडर्नाइज। तो काफ़ी जो सोशल रिफॉर्म के मूवमेंट्स है वो स्टार्ट हुए थे और सोसाइटी क्या होने लगी, धीरे धीरे मॉडर्नाइज होने लगी। जैसे पहले गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का क्लॉज नहीं था पहले के ज़माने में, लेकिन देखिए आज लड़कियाँ सबसे ज़्यादा तेज़ है, कितना सीख रही है, कितना आगे बढ़ रही है ना, और करियर अपॉर्चुनिटीज़ में भी कितना अच्छे से उनको
यूज़ कर रही है वो एजुकेशन को, और कितना अच्छे से क्या कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि लड़कियों को सिखाने का, एजुकेट करने का जो एजेंडा था महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले का, वो क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया इसके लिए, है ना। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। आवर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वॉज ऑल्सो सोशल मोमेंट। तो हमारा जो इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल था वो भी क्या था, एक खुद में ही सोशल मोमेंट था। कोई बाहर के लोग आके हम लोग पे क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे, लेकिन हमें वो मंजूर था क्या? नहीं। तो आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड एंड बीइंग क्या बोलते हैं, उनसे हम लोगों ने राजकारभार करवाया, खुद को चलवा के लिया उनके हाथों, लेकिन हमें वो मंजूर था क्या? नहीं था। लेकिन फाइनली क्या हो गया, हम लोगों ने आवाज़ उठाई, हमारी आवाज़ सुने उन लोगों ने, और हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला। तो वो क्या हो गया, हमारा एक सोशल मोमेंट था इंडिपेंडेंस भी। The issues like protecting rights of the citizens, right to vote, minimum wages and economic security are focus of political and economic movements. Swadeshi movement is an important economic movement. तो जैसे प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ सिटीजन्स, जैसे मैंने अभी आपको राइट्स के बारे में थोड़ी देर पहले ही काफ़ी डिटेल में बताया है। राइट टू वोट मतलब हमें हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार, मतदान का अधिकार। हाँ, मिनिमम वेजेस मतलब कोई भी लेबरर हो, कोई भी क्लास का लेबरर हो, कोई भी सेक्टर का हो, कोई भी सेक्शन का हो, कोई भी फील्ड का हो, उसे मिनिमम वेजेस का राइट है। कोई भी लेबरर को, कोई भी इंसान को उतना पैसा कमाने का हक है, और उसे उतना पैसा, मिनिमम वेजेस, उसे उतनी मजदूरी, कम से कम उतनी तो मजदूरी फिक्स्ड है। अगर दिन के 100 रुपये मिनिमम वेजेस फिक्स्ड अमाउंट है तो उसे दिन के 100 रुपये तो मिलने ही चाहिए। ज़्यादा मिल रहे हैं उसके काम के अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन नहीं मिल रहे हैं तो दिन के 100 रुपये जो है उसके मिनिमम वेजेस वो तो मिलने ही चाहिए, ठीक है। फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी आर द फोकस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मूवमेंट्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी जैसे अर्थव्यवस्था जो है हमारी वो सिक्योर होनी चाहिए, और हर इंसान के पास खुद की इकोनॉमिक सिक्योरिटी होनी चाहिए, राइट। मतलब उससे उतना तो बचत होना ही चाहिए। तो ये सारे क्या है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ नेशन भी कहा जा सकता है कि हमारा नेशन अगर कहीं भूकंप आ गया या कहीं सुनामी आ गया या फिर कहीं पे फ्लड्स आ गया तो क्या हो जाएगा, हम लोग को इतना तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए कि हम लोग वो जो है ऑब्स्टेकल है वो ओवरकम करें, और उसके बाद भी हमारे पास प्रोग्रेस करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसे बचने चाहिए, ओके। तो ये क्या है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मूवमेंट्स का फोकस होता है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा। और जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ तो वो भी एकदम इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट है। मतलब स्वदेशी मूवमेंट क्या था, हम लोग जो बाहर बन के आ रहे हैं, जो परदेश में, विदेश में बन के जो भी चीज़ें आ रही है, इम्पोर्ट हो रही है हमारे यहाँ पे, हम उनका बहिष्कार करेंगे, और हम हमारे जो मेड इन इंडिया है अभी जैसे आप कहोगे, उन्हीं चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, उसे कहेंगे स्वदेशी मूवमेंट। तो वो स्वदेशी हो गया, और परदेशी या विदेशी जो भी चीज़ है उनका बहिष्कार कर देना, उनको बॉयकॉट कर देना। अगर आपको याद होगा तो ये भी मूवमेंट जो था, स्वदेशी मूवमेंट, ये हमारे इंडिपेंडेंस एरा में काफ़ी इस एडवांटेज भरा रहा था, क्योंकि हम लोगों ने जब टेक्सटाइल भी जो है, जो गारमेंट्स है, जब भी हम लोगों ने स्वदेशी गारमेंट, चरखे पे जो बना हुआ गारमेंट्स है वो यूज़ करना स्टार्ट किया था तभी के लोगों ने, और जो विदेशी जो बन के आ रहे थे गारमेंट्स और टेक्सटाइल्स, उन पे बहिष्कार कर दिया था। सारी चीज़ें इनफैक्ट, मतलब चाहे वो सस्ते से सस्ती हो या महंगे से महंगी हो, विदेशी कोई भी चीज़ खरीदेंगे नहीं, हम लोग जो इंडिया में बना है, हम लोगों के लोगों ने बनाया है, वही चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये मोमेंट है स्वदेशी मोमेंट, और उससे, इस मोमेंट की वजह से जो है गवर्नमेंट को, उस ज़माने में ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी इकोनॉमिक नुकसान हुआ था। इंपोर्ट वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि लोगों ने उसका यूज़ करने को ही मना कर दिया था। तो उनके होम टाउन कंट्री को, उनके होम कंट्री को उसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, ठीक है। तो ये था स्वदेशी मूवमेंट। अभी आई थिंक ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, और अभी हमारा ये जो है इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स इन इंडिया बाकी है, बहुत बड़ा सेक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेगमेंट को अगले वीडियो में लेंगे, अगले पार्ट में लेंगे, जो होगा हमारा पार्ट 2।